बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिशेल। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है, हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपने हर प्रोग्राम में कोविड-19 के हवाले से आपको न सिर्फ अपडेट करें बल्कि ये भी बताएं कि इस वक्त सिचुएशन किस तरफ जा रही है। और अनफॉर्चुनेटली जो हम देख रहे हैं, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे केसेस में इजाफा हो रहा है। आज हम अपने प्रोग्राम में ख़ास तौर पर कोविड-19 ही के हवाले से बात करेंगे। और इस वक्त गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो पाकिस्तान के अंदर नए केसेस हैं, उनकी तादाद 5470 जो है वो सामने आ चुकी है, जबकि 144 अमवात गुज़श्ता 24 घंटों में हो चुकी हैं, जो कि पहले से मुसलसल जिसमें इजाफा हो रहा है। और इसके बरक्स अगर भारत की, वैसे तो पूरी दुनिया में इस वक्त जो ये थर्ड वेव है, ये पहली दोनों वेव से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुई है और ज़्यादा तेज़ी के साथ केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और इनकी जो इंटेंसिटी है इस मरतबा इस वेरिएंट की, वो भी पिछले वाले वेरिएंट से जो है वो ज़्यादा ये सख्त साबित हुई है। भारत के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है वो इंतहाई तशवीशनाक है। वहाँ पे नाज़रीन इस वक्त 3,33,000 नए केसेस गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड हुए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर अगर ये सूरत हाल है तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, मैं बार बार ये कह रही हूँ, हमें दुआ करनी चाहिए और साथ में दवा करनी चाहिए। इसकी दवा और कोई नहीं है सिवाय एहतियात के। हमें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एहतियात की ज़रूरत है। 2263 अफराद जो हैं वो मौत का शिकार हुए भारत के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नाज़रीन आज NCOC का जो इजलास हुआ उसके बाद खिताब किया और उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे अफसोस का इजहार किया, क्योंकि लोग जो हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है कि लोग बिल्कुल SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो आखिरी ऑप्शन होगा, जिसको अवॉइड करने की मुसलसल कोशिश हो रही है हुकूमत की तरफ से, वो है लॉकडाउन का। अगर सख्त लॉकडाउन हो जाता है तो आप जानते हैं कि फिर रोजगार का क्या हाल होगा, कारोबार का क्या हाल होगा। और न सिर्फ बीमारी तो अपनी जगह है ही, वबा तो अपनी जगह है ही, फिर भूख जो है वो भी खुदा न खास्ता हमारे दरवाजों पर आकर बैठ जाएगी। सो इस सिचुएशन से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना अपना जो किरदार है वो अदा करें। पाक फौज की मदद तलब कर ली गई है इस वक्त, और जो कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनकी मुआवनत करेगी फौज। किस तरह करेगी आज ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। 5% से जायद शरह वाले जो अजला हैं वहाँ पर स्कूल्स जो है वो बंद रहेंगे, वो नहीं खुलेंगे। मार्केट्स शाम 6 बजे तक जो है खुली रहेंगी, उसके बाद बंद हो जाएंगी। इसके अलावा 50% काम जो है वो घर से करने की जो पॉलिसी है उसके ऊपर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया गया है और इस पर पूरी भरपूर कोशिश भी की जाएगी। इसके अलावा भी और फैसले जो हैं वो किए गए हैं, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। लेकिन इस वक्त सिचुएशन क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त में ज्वाइन किया है डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, CEO हैं मरियम मेमोरियल हॉस्पिटल के, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, जो सूरत हाल है, हम बार बार ये कहते हैं अलार्मिंग है, तशवीशनाक है, लेकिन लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही है? खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, जो सूरत हाल भारत में हम देख रहे हैं, जो ब्राज़ील में हम देख रहे हैं, जो हमने अमेरिका में देखी, बरतानिया में देखी, अल्लाह ना करे अगर वो यहाँ होगी तब जाके लोगों को समझ आएगी। डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, शुरू में तो लोगों ने डेफिनेटली, अगर हम देखें पिछले साल के शुरू में, लोगों ने जी काफ़ी उस वक्त एक खौफ का अमल भी था, लोग डरे हुए भी थे, कुछ एहतियात भी बरता, हुकूमत ने भी सख्ती की। तो शुरू में तो लोगों ने डेफिनेटली बिहेव किया, लेकिन बाद में लोग रिलैक्स भी हो गए, कुछ थक भी गए, जिसको आप कहते हैं कि एक लोग अपने अपने कामों की तरफ, और फिर हुकूमत की भी अप्रोच में तब्दीली आ गई। उन्होंने कहा कि हम कुछ एरियाज को लॉकडाउन करेंगे। तो इसके नतीजे में वो जो एहतियात है जिसके बारे में बार बार SOPs की सूरत में बात होती रही, उसमें जी डेफिनेटली एक जिसे कहते हैं कि ओवरसाइट होगी। दूसरी तरफ ये कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उतनी सख्ती नहीं कर पाई या उतनी सख्ती से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। तो लोग डेफिनेटली ये जो रुझान है इसकी वजह से अब ये हमारे सामने केसेस बढ़ रहे हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ज़रा फरमाइएगा कि पाकिस्तान इंडिया हमारी प्रॉक्सिमिटी है, एक साथ हम हैं, हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो कोई इंडिया का बहुत अच्छा नहीं है या पाकिस्तान का बहुत बुरा भी नहीं है, तकरीबन एक जैसा मिलता जुलता है, रहन सहन भी बहुत सारे बेशतर इलाकों में एक तरह का है। तो क्या वजह है कि इंडिया में जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अभी तक बचा हुआ है? आबादी का तनासुब भी देखें कि 5 या 6 गुना ज़्यादा इंडिया की आबादी है, तो इस हिसाब से अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो बहुत हुआ, दिन में 30-35 हज़ार केस होने चाहिए थे, लेकिन 3 लाख एक दिन में और इतनी सारी डेथ, वजह क्या है वहाँ? देखिए, इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। पहली बात समझने की है कि इंडिया की
आबादी जो है, शहरों की आबादी, शहरी आबादी, वो हमारे मुकाबले में, ऑल्दो हमारी भी शहरी आबादी खासी है, लेकिन उनकी हमारे मुकाबले में ज़्यादा गुंजान आबादी है। और इसी तरीके से अगर आप पाकिस्तान को भी देखें तो जितने भी हमारे जो केसेस में इजाफा हो रहा है ज़्यादा बड़ी तादाद में, वो शहरों में हो बड़े रहा है शहर। जहाँ गुंजान आबादी है या कम एरिया में डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। शहरों के मुकाबले में रूरल सेक्टर में इतने ज्यादा केसेस नहीं आ रहे। दूसरी वजह यह भी है कि केसेस की रिपोर्टिंग में भी फर्क आ सकता है कि हमारे यहाँ कितने टेस्ट हो रहे हैं। जाहिर बात है इंडिया में टेस्ट की तादाद भी ज्यादा हो रही है। और फिर इसके अलावा जेनेटिक मेकअप और वो ठीक है एक जैसा है, लेकिन गुर्बत और ये तमाम चीजें, और ये तमाम चीजें भी फैक्टर बनती हैं। लेकिन यानी लेकिन ये देखें कि जी। पहले उनके यहाँ भी केसेस कम हो गए थे और अब एकदम जो बढ़े उसमें नहीं डॉक्टर जो साहब, एक चीज़ देखें वेरिएशंस ना, हैं मैं सिर्फ उसके बारे में कंपैरिजन भी ये चाह रहा था, जो ये सामने आ रही है, कंपैरिजन। डबल वेरिएंट्स जी और अब ट्रिपल वेरिएंट की डॉक्टर बात हो साहब, रही है जो इंडिया में फैल रही है। मैं कंपैरिजन ये चाह रहा था कि हमने स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाए, कंप्लीट लॉकडाउन भी लगाए, और पहली वेव के बाद बड़े विजिलेंट रहे, अवाम ने भी कोऑपरेट किया, हुकूमत ने भी बड़ी सख्ती की, आप थोड़े से हम लीनियंट हुए थे जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई। लेकिन भारत में आप ये नहीं देखते कि कुंभ का मेला होता है, वहाँ पे लाखों अफराद जाते हैं, एक साथ गंगा में नहाते हैं, वहाँ पे जिस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए थी वो नहीं होती, जिसकी वजह से मोदी सरकार पे तनकीद भी होती है। तो ये जी कंपैरिजन भी मेरे ख्याल में आपको जहन में रखना पड़ेगा कि बिल्कुल। पाकिस्तान में। आप ये देखें कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी, और बहुत सी रैलीज भी बहुत हुई, और इस किस्म के जो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हैं जहां पे लोगों का हजूम बहुत बड़ी तादाद में था, वो भी बाइस बना। हमारे यहाँ उस उतने बड़े नहीं हुए, लेकिन फिर भी बहुत से कॉन्ग्रीगेशंस हुए जो वक्तन फवक्तन रोकने की कोशिश भी की गई। ठीक। लेकिन ओवरऑल अगर देखें कि उनकी तादाद में डेफिनेटली सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बड़े थे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो आपने अभी कहा कि अपनी गुफ्तगू में कि शायद टेस्ट जो हैं वो उतने ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं हो रहे हैं, शायद सूरत हाल इतनी वाजे नहीं है, लेकिन भारत के हालात, वहाँ की सोच, वहाँ के लोगों का जो तर्ज अमल है वो कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। तो वहाँ पे भी मैं नहीं समझती कि आप इस चीज़ को थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दें कि क्या ऐसा भी मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर केसेस उस तरह से सामने इसलिए नहीं आ रहे कि लोग अब शायद टेस्ट कराने से भी गुरेज करते हैं। किसी को सिम्टम्स हैं भी तो वो टेस्ट नहीं कराता और वो ये कहता है कि खुद ही एहतियात कर लूंगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन भारत में भी कोई तर्ज अमल ज्यादा मुख्तलिफ तो नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तनासब से यहाँ पे भी लोगों ने पहले शुरू में टेस्ट करवाए भी, लेकिन आप ये भी समझें कि टेस्ट जो हुकूमत की सतह पे जो फ्री टेस्ट हैं उनकी तादाद कम थी, और टेस्ट का एक अच्छा खासा जिसे कॉस्ट है वो इंडिविजुअल्स को या फैमिलीज को पड़ता है, तो बहुत से लोग जो हैं वो डिस्करेज भी हुए, क्योंकि खासा महंगा टेस्ट पड़ जाता है अगर एक ही फैमिली में कोई नंबर ऑफ लोग इन्फेक्ट हो जाए। तो लोग भी जो है वो डिस्करेज हुए और उतने टेस्ट आए नहीं, तो इसलिए अंडर रिपोर्टिंग डेफिनेटली है। और दूसरी तरफ ये है कि बहुत सी अमवात जो है इसी वजह से, जब वो डायग्नोज नहीं होती या उनका पता नहीं होता, तो वो यही कंसिडर होती हैं कि तबई मौत है या कोई रिलेटेड किसी बीमारी से। और अक्सर औकात हमने ये भी देखा कि जो लोग जिनकी अमवात हुई उनको कोई ना कोई को मॉर्बिडिटीज थी, कोई बीमारियां थी जो लाहक थी, तो यही कंसिडर हुआ कि ये कुदरती मौत है या किसी बीमारी की वजह से ये नतीजा डॉक्टर है। साहब, कुछ वेरिएंट का भी फर्क है? भारत का जो वेरिएंट जो इस वक्त कहा जा रहा है जो बड़ा खतरनाक है उसमें, और जो यहाँ पर है उसमें फर्क है। और फिर यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि ये वाला जो वेरिएंट है इस मरतबा ये थर्ड वेव के अंदर वो डायग्नोज भी नहीं होता है, 75% जो केसेस हैं उसमें वो नेगेटिव आता है, जी हालांकि होता है प्रॉब्लम। तो क्या ये भी एक बड़ा फर्क हो सकता है? जी, एक बहुत बड़ा ये है आंसर, और हम देख रहे हैं मरीजों में हमारे सामने हो रहा है कि लोगों के केसेस नेगेटिव आ रहे होते हैं, लेकिन उनकी बीमारी इतनी सिवियर होती है कि उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है या वो वेंट पे जाते हैं। ये तो मेरे सामने की सिचुएशन है, मैं खुद देख रहा हूँ, मेरे पेशेंट्स जो या हमारे डॉक्टर्स देख रहे हैं। तो इसकी जो वेरिएंट्स हैं वो सारी दुनिया में जो मुख्तलिफ फैले हैं, जिनका अब मुल्कों के साथ भी नाम मुंसलिक होता है, यूके वेरिएंट, ब्राजील, एक कैलिफोर्निया वेरिएंट है, और उसके अलावा साउथ अफ्रीका वेरिएंट है। इसमें डेफिनेटली साउथ अफ्रीका वेरिएंट को सबसे ज्यादा सख्त समझा जा रहा है। अच्छा। इंडिया चूंकि एक बड़ा मुल्क है और उनकी सारी दुनिया से जो है वो ट्रेड और चीजें भी खुली थी हमारे मुकाबले में, वहां पर बहुत से वेरिएंट्स आए हैं। और अब कुछ लोकल वहां के डबल वेरिएंट्स और ट्रिपल वेरिएंट्स जो हैं वो, क्योंकि ये समझने की बात है कि ये वायरस तो अपनी शक्ल बदलता रहेगा। असल जरूरत इस चीज की है कि ठीक। हम इसके अपनी शक्ल बदलने से पहले, ये वक्तन फवक्तन चाहे लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन करने के बाद, जो असल चीज है कि हम लोगों को वैक्सीनेट, मास वैक्सीनेशन करने में कारगर हों, कामयाब हों, ताकि हम इसकी जो चांसेस हैं फैलाव के वो रोक सकें, और इसकी वेरिएंट्स के फैलने के चांसेस से भी अपने आप को जो है वो बचा सकें।
अरे डॉक्टर साहब, आप बिजनेस कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने आज जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी से खिताब किया, तो कहा कि फ़ौज की मदद तलब की जाएगी। सेकेंडली उन्होंने कहा कि हम कंप्लीट लॉकडाउन पे नहीं जा सकते। अगेन बात वही है कि अगर लॉकडाउन करेंगे तो लोग सफ़र करेंगे। अब 6 बजे अगर बाजार बंद करते हैं तो ताजर बरादरी एहतजाज करती है, प्रेशर डालती है, कई जगह पे वायलेट भी करती है। स्कूल्स बंद करते हैं तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हमारे सामने आ जाती हैं कि जी ये गलत हो गया, बच्चों की तालीम का हर्ज है। यकीनन हर्ज तो है, लेकिन आप समझते हैं कि इंसानी ज़िंदगी और कारोबार ज़िंदगी में से अगर बचाना हो तो किसको बचाना पड़ेगा? देखिए, जो जो चीज़ आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए और आपके सवाल के जवाब देते हुए जो समझने की ज़रूरत है, वो ये कि यही चीज़ समझने की है कि इसमें कारोबार या जो भी है सर्वाइवल की हद तक तो ज़रूरी है कि हुकूमत ने भी कोशिश की, लोगों ने भी कोशिश की पहले वेव में। लेकिन जो समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त जो भी कोई अगर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट कर रहा, वो अपनी कम्युनिटी, अपने इलाके, अपने मुल्क को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो है, अगर सिर्फ जाती मुफाद को हम बालातर रखेंगे तो नतीजतन हमारा इलाका, हमारी कम्युनिटी और हमारा मुल्क सफर करेगा, और इवेंचुअली हम भी सफर करेंगे। तो लोगों को समझने की जरूरत है, चाहे वो बिजनेस के हो, एजुकेशन से हो, या किसी भी ट्रेड से ताल्लुक हो। अगर वो इसमें हुकूमत का साथ नहीं देंगे तो हमारा जो नतीजा है वो डेफिनेटली हमारे बिल्कुल जिस तरह आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि जो बॉर्डर से क्रॉस हो रहा है, ये एक खतरनाक सिचुएशन बन सकती है। तो अल्लाह डॉक्टर ना करे साहब, कि ऐसी जहाँ जहाँ सिचुएशन हो, लोगों को लेकिन समझने की एक ही ज़रूरत तरीका है है, बचने का, और वो ये है कि हम मिलके इसको रोकने की सही, कोशिश करें, इसके आपने खिलाफ। कहा कि लोगों को समझने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे अब ये लगता है कि शायद समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है, और वो इस तरह से नहीं समझ आ रही जिस तरह से हम शायद समझाने की कोशिश करें पूरी दुनिया देखिए, में। आ, आपको नहीं आ, लगता कि ज़्यादा आपने सख्त आपने इक़दाम अभी की जिक्र ज़रूरत? भी किया कि आर्मी का इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने, आई थिंक हाँ, ये एक लास्ट रिजॉर्ट है कि जी शायद फौज की रिस्पेक्ट और उनकी प्रेजेंस से कुछ डिसिप्लिन का मुजाहरा करे कौम, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। तो शायद वो डिसिप्लिन के मुजाहरा करने के नतीजे में हम इसको रोकने में कामयाब हो जाएं, और पूरी तरह लॉकडाउन किए बगैर हम ट्रेड को रोके बगैर और दूसरी चीज़ों को रोके बगैर, लोगों के जरिए माश को डिस्टर्ब किए बगैर इस फैलाव को रोकने में कामयाब हो जाएं। अच्छा, आपके पास जो पेशेंट्स डॉक्टर साहब आ रहे हैं, उसमें थोड़ा सा ज़रा हमें अगर इसका ब्रेक डाउन दे देंगे, एज वाइज किस तरह के हैं, और जैसे आपने कहा कि जो सीवियर केसेस जो रहते हैं वेंट पे चले जाते हैं, किस किस्म की उनको बीमारियां लाहक हैं कि जो उनकी हालत जो है वो ऐसी हो जाती है कि समटाइम्स बचने की उम्मीद नहीं रहती? और वो कौन से सिम्टम्स हैं जिसके बाद लोगों को घर से नहीं निकलना चाहिए, ये भी बताएं। देखिए, बात यह है कि इस दफा सिम्टम्स की नौइयत बहुत चेंज हुई है। पहले तो हम यही देख रहे थे, सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, और जो एक्सपीरियंस कर रहे थे कि जिसमें जुकाम, खांसी या जो टिपिकल किस्म के फ्लू लाइक सिम्टम्स थे, उस तरह के थे, जिसमें बुखार सबसे सामने था, और फिर लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती थी। इस दफा ऐसे हुआ है कि बहुत से लोगों को डायरिया के साथ प्रेजेंट किया है, कुछ लोगों को डुअल बीमारी के सूरत में टाइफाइड भी सामने उनके पॉजिटिव आए हैं, मतलब टाइफाइड के रिजल्ट्स भी आए हैं। इससे डिफरेंट है, लेकिन ये प्रेजेंटेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसकी साइंटिफिक रीजंस जो हैं वो एक टोटली एक अलग सब्जेक्ट है। इसके अलावा बहुत से लोगों के जो जिनका ताल्लुक यानी कार्डिक रिलेटेड है, उनको कार्डिक सिम्टम्स के साथ, यानी कि उनके सिम्टम्स जो कार्डिक पेशेंट्स हैं उनके साथ आ रहे हैं। जो कोमॉर्बिडिटीज हैं उनके अंदर डेफिनेटली, जिनको हाइपरटेंशन है, इस्केमिक हार्ट डिजीज है, या कोई उनको कोएगुलोपैथीज हैं, या पुरानी उनको कोई ऐसी बीमारी है जिनसे उनके खून जमने की मसाइल हैं, उनके अंदर देखने में आया। स्ट्रोक के साथ लोगों ने प्रेजेंट किया है, हेडेक्स के साथ प्रेजेंट किया है, इसी तरीके से मुख्तलिफ जैसे सांस में या वो जो चीज़ें वो टिपिकल हैं। तो लेकिन ये जो डॉक्टर साहब, एटिपिकल ये तो सिम्टम्स हैं, ऐसी इनके बात है अंदर कि किसी को बड़े कुछ भी उम्र हो। के और मिडिल मिडिल एजेस को भी आए हैं, और बच्चे भी प्रेजेंट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। सही सही। तो डॉक्टर साहब, ये तो ऐसी बात है ना कि किसी को कोई भी सिम्टम्स हो, ये तो आप ऐसे कह रहे हैं कि वो ये फिर खौफजदा हो जाए, ऐसे ये ही डर जाए कि मुझे हो सकता है कोविड, यानी। बिल्कुल, एक्चुअली अच्छा। एक्चुअली इस वक्त यही है कि जो जिसे कहते हैं कि पहले कोई भी प्रेजेंट करता है किसी भी सिम्टम के साथ, तो हम उसको पहले इस शक की निगाह से देखते हैं कि हमें रूल आउट करना है कि इसको कहीं कोविड का ओरिजिन तो नहीं है, क्योंकि कोविड बेसिकली पूरे जिस्म में सोजिश करता है, और उसकी वजह से किसी भी अज़ा को, किसी भी ऑर्गन को इफेक्ट कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि कम से कम 1 साल लग सकता है जो वैक्सीनेशन का टारगेट है पाकिस्तान में, हो सकता है उससे ज़्यादा भी अरसा लग जाए। तो लेकिन हमने देखा कि जैसे फ्लू शॉट्स हैं या फ्लू वैक्सीन आती है,
वो हर साल एक नई रिसर्च होती है उस पर, अगर आपको फ्लू है तो आपको बार बार उसको लगवाना पड़ता है। तो ये जो कोविड-19 की वैक्सीन है, एक दफ़ा आपने लगवाई, सो हम मुतमईन हो जाएं कि आगे आइंदा आने वाले सालों में अगर हम एहतियात भी करते रहें तो हम सेफ़ रहेंगे, या अगर वेरिएंट इसका दूसरा आ गया, वायरस ने अपने आप को म्यूटेट कर लिया, तो फिर एक नई वैक्सीन का सामना करना पड़ेगा? देखिए, अभी तक की तहकीक और अभी तक के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें तो ये काफ़ी हद तक यही लग रहा है कि हमें शायद साल में एक दफ़ा इसका बूस्टर डोज लगवाना पड़े। और कुछ जो कंपनीज जो बना रही हैं उन्होंने इस हद तक भी कहा है कि अगर 2 डोजेज उनके लग गए हैं तो शायद तीसरा डोज भी लगाना पड़े। उसकी वजह ये है कि ये वायरस अपने आप को जो म्यूटेट कर रहा है और इसकी म्यूटेशन में तेज़ी आई है गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस वक्त, ये चीज़ इस चीज़ की एक निशानदेही कर रही है कि आने वाले वक्त में नई जो वैक्सीन्स होंगी वो इन वेरिएशंस को ओवरकम करने के लिए लगवानी पड़ेंगी, और तभी हम इससे मजीद अपने आप को महफूज रख सकेंगे। हैविंग सेड दैट, अगर किसी को वैक्सीनेशन हो गई है तो वो गारंटी नहीं है कि आपको दोबारा से लाहक नहीं हो सकता। बाहर कैप जो सबसे अच्छी चीज़ है कि वैक्सीनेशन के बाद लोगों को सीवियर बीमारी से जो है वो बचत हासिल हो जाती है। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब आपके वक्त के लिए। और इस वक्त शहजाद जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है वो ऐसी है कि जैसे कोई भी बात हतमी नहीं है। एक तो सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा तशवीश की जो बात है वो ये है कि सिम्टम्स कई दफ़ा आपको समझ नहीं आता, यानी आपको आपका जो भी प्रॉब्लम है, जिस्मानी कोई मर्ज़ है या कोई ऐसा ऑर्गन जो ज़्यादा सेंसिटिव है, उसको इफ़ेक्ट कर सकता है कोविड, यानी ये वायरस जो है। सो अगर कोई भी सिम्टम्स है तो आपके जहन में ये बात जा सकती है खुदा न खास्ता कोविड ना हो, कोई वाज़ेह सिम्टम्स नहीं है। ये बड़ी एक तशवीशनाक बात है। दूसरा ये है कि वैक्सीनेशन के हवाले से भी जो बात उन्होंने की है डॉक्टर साहब ने कि हो सकता है एक थर्ड डोज भी जो है वो लगानी पड़े, तो ये भी एक ज़रा थोड़ी सी बात जो है वो तशवीशनाक है। एग्जैक्टली और जैसे बार बार हम ये बात करते हैं कि जो जब कोविड-19 का आगाज़ हुआ या पहली वेव आई पाकिस्तान में और दुनिया भर में, तो ना सिर्फ ये एहसास जिम्मेदारी था बल्कि एक खौफ की फ़िज़ा सी महसूस होती थी। और शायद उस खौफ की वजह से कि लोग समझते थे कोई नई चीज़ है, बहुत ही मोहलक बीमारी है, ये लग गई तो हम बचेंगे नहीं, उससे लोगों ने बड़ा एक सेंसिबली भी बिहेव किया, शायद उस खौफ की भी एक वजह थी। लेकिन अब लगता है कि खौफ उसका ख़त्म हो गया। लोगों ने कहा कि जी एक वेव निकल गई, दूसरी निकल गई, हम बच गए तो इसका मतलब है एक दफ़ा हमें हो गया। फिर एक ये भी मिसकंसेप्शन है कि जी लोग समझते हैं कि एक दफ़ा हो गया उसके बाद दोबारा कभी नहीं हो सकता, आपकी बॉडी में जो है इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, दोबारा वायरस ऐसा अटैक नहीं नहीं करेगा। तो यही बात वो डॉक्टर साहब भी कर रहे थे कि इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि वायरस अपने आप को तब्दील कर रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे हर साल आपको फ्लू हो जाता है, आप फ्लू शॉट्स लेते हैं या उसके बूस्टर्स लगवाते हैं, तो वायरस अगर किसी दूसरी शक्ल इख्तियार करके आपके जिस्म में दाखिल होकर कोई तबाही मचाएगा तो यकीनन आपको उसके लिए बूस्टर लगवाने पड़ेंगे। तो ये गारंटी नहीं है कि एक दफ़ा आपको कोविड हो गया और आप रिकवर हो गए तो इतनी एंटीबॉडीज़ बन गई कि आइंदा आपको कभी भी ये बीमारी दोबारा नहीं लग सकती। अच्छा, इसमें आपने ये कहा कि फर्स्ट वेव जब थी तो लोग थोड़े से खौफजदा हुए थे, हालांकि फर्स्ट वेव इतनी खतरनाक नहीं थी, इतनी डेडली नहीं थी, इतनी तेजी से स्प्रेड नहीं होती थी जितनी अब ये हो रहा लेकिन है, एक नई जो चीज़ थी, थर्ड लोगों के लिए एक नई चीज़ थी। हाँ, तो वो शायद खौफ था। लेकिन अब आप ये समझ लें कि ये नई चीज़ नहीं है, तो ये पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक ज़रूर है। इसलिए इससे, चाहे आप इसको खौफ कह लीजिए, आप इसे एहतियात कह लीजिए, आप इसको फिक्र कह लीजिए, बड़ा ज़रूरी है कि आप एहतियात करें, SOPs को फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, उसके बगैर कोई चारा नहीं है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे एक हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि वो क्या तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं दुनिया भर में, या वो क्या तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं जिससे शायद सख्ती करके लोगों को जो है, वो लोग जो नहीं समझ रहे हैं अभी बातों से, उनको समझाया जा सके। एक ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। बेहतर पाकिस्तान, मगर कैसे? मुल्क में नई यूनिवर्सिटीज फंड्स में कमी के बाइस नहीं बन पाती। इसकी वजह है सिगरेट की फरोख्त पर सालाना 77 अरब रुपए की टैक्स चोरी। 200 से ज्यादा ब्रांड्स 20 से 40 रुपए में बिकते हैं, जबकि एक पैकेट की कम से कम कानूनी कीमत 63 रुपए है। अगर ये टैक्स चोरी ना हो तो हम हर साल 22 नई यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं। अब खसारा बस खुदारा। आइए अहद करें इस रमजान, हम करेंगे एहसास कि कोई भूखा ना सोए, कोई बेघर ना रोए, मदद के लिए कहीं जाना ना पड़े, हाथ किसी के आगे फैलाना ना पड़े, मरीज को फिक्र हो तो सिर्फ मर्ज की,
ना के इलाज की खातिर किसी कर्ज की। आपका और हमारा रिश्ता है एहसास का। इस बार रमजान में हमारा मकसद बहुत खास है। हमारा रमजान हमारे लोगों की फलाह से जुड़ा है। हमारा रमजान सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। हमारे साथ रहिएगा। Так, стой. Маску где? Маску одень. Стой. Маска где? Маска где, говорю? Маску одень. Да, маску одень, сказал. Молодцы. Так, стой. Маска где? Маска где? Маску одень. Маску одень. अगर आप भी मुस्कुरा रहे हैं मेरी तरह, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि बड़ी माजरत के साथ कि मुस्कुराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। और ये एक मॉल है यूरोपियन किसी कंट्री का, अपनी ज़बान में एक पुलिस ऑफिसर जो है, पुलिस कांस्टेबल, वो लोगों को जो है वो जिस तरीके से बता रहा है, उसे देख के जो बाकी लोग हैं वो भी ज़रा थोड़े से वॉर्न हो जाते हैं और मास्क पहनना शुरू हो जाते हैं। सो मुझे लगता है कि अब ये नौबत जो है वो आ चुकी है शहजाद, कि शायद इस तरीके से लोगों को डंडे समझाया मारने जाए पड़े। तो देखिए, शायद वो समझ जाए। अब देखें, नौबत तो आ गई वहाँ पे। खैर ये एक, इसको हम एक एज अ कॉमिक रिलीफ के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन सूरत हाल उसी तरफ जा रही है। अब आप देखें, इस्लामाबाद में एक जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया और कहा कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसको 100 रुपये फ़ाइन होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी पे ज़्यादा उस पर अमल दरामद किया हो या 100 रुपये फ़ाइन हो। यूरोप देखें, यूरोप ने, यूके ने 250 पाउंड का जुर्माना, इसी तरीके से कि पाकिस्तानी हिसाब से हज़ारों रुपए के जुर्माने अगर कोई शख्स बगैर मास्क के नज़र आया। तो अगर हम समझते हैं कि मास्क पहनने से वायरस की शिद्दत में 90% या 80% कमी आ सकती है, इट मीन्स के ये पहला हसार है, कोई बड़ी बात नहीं। 10 रुपए का एक मास्क है जो आप पूरा दिन पहन सकते हैं, और 10 रुपए का मास्क नहीं पहनेंगे 100 रुपए फाइन। तो मेरे ख्याल में और बहुत, ये उससे तो बेहतर है ना जब वेंटिलेटर खुदा ना खास तरह एग्जैक्टली। तो ये मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक मजाक की हद तक तो ठीक है। आजकल शहरों में अगर किसी को आप 100 रुपए जुर्माना करें, तो मेरे ख्याल में ये जुर्माने की हद भी बढ़ानी चाहिए, और कम से कम एक दिन उन्हें क्वारंटीन में रखना चाहिए जो मास्क ना पहने। लोगों को कुछ समझ आए, पता चले कि जी वाकई आपने ये काम करना है। हम भी अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन ये कि ये भूलने वाली चीज़ है नहीं। चलें, लोग जो है वो कर क्या रहे हैं जरा हम जानते हैं। वकार भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी हैं कराची से, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वकार आपके वक्त के लिए। वकार साहब जरा काइंडली बताइएगा कि कराची और हैदराबाद में मुराद अली शाह साहब ने तो आज ये कहा है कि बड़ी तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, और जो बहुत तशवीश की बात है। सो सूरत हाल क्या है, और लोगों का जो रिस्पॉन्स है, जो SOPs को फॉलो करने के हवाले से आज वज़ीर आज़म ने भी बात की कि बड़े अफसोस की बात है, वहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। कराची और हैदराबाद में सिचुएशन बहुत बेहतर थी पिछले हफ्ते तक, क्योंकि कराची में मैं देख रहा था कि पिछले 2 हफ्तों से कोई या तो अमवात बिल्कुल नहीं हो रही थी या इक्का दुक्का अमवात हो रही थी। लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये है कि कल कराची में 14 अमवात हुई हैं सिंध में, जिनमें 11 अमवात कराची में थी। आज 11 अमवात वो कराची में थी। हैदराबाद में पॉजिटिविटी जो है वो 20% तक पहुंच गई है, कराची में भी 7-8% तक ये चली गई है। तो सिचुएशन वही है जो पूरे मुल्क में है, और सबसे बड़ा इस वक्त खदशा हमें ये महसूस हो रहा है कि अगर जो इस वक्त सिचुएशन लाहौर, KP और मुल्क के दीगर शहरों में है, इस्लामाबाद में, अगर वो कराची में भी हो गई तो खुदा न खास्ता हमारा हाल कहीं इंडिया जैसा ना हो, क्योंकि इस वक्त जो एक इंडियन वेरिएंट है वो भी पाकिस्तान में डिटेक्ट हो चुका है। UK वेरिएंट जो है उसने तबाही वैसे ही मचाई हुई है। इस वक्त आज मैं देख रहा था MCOC के फिगर्स, तो पूरे मुल्क में तकरीबन 4700 के करीब लोग हाई ऑक्सीजन पर हैं। ऑक्सीजन की कमी का खदशा हमें पाकिस्तान में भी महसूस हो रहा है, और हमें वार्न कर दिया गया है कि अगर यही सिचुएशन रही तो शायद खुदा न खास्ता हमें भी हमारे अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वजीर आजम साहब ने बात की है, बड़े दर्दमंदाना दिल से उन्होंने अपील की है, लेकिन कौम को चाहिए कि उस पर अमल करे।
मुराद अली शाह साहब यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। आज अच्छा, उन्होंने ये बताएं वकार, ये बताइएगा कि कराची पाकिस्तान का ऐसा शहर है कि जहां बैरून मुल्क से सबसे ज़्यादा आमदोरफ्त होती है, चाहे वो समंदर के ज़रिए हो या फ़िज़ा के ज़रिए हो, तो वहाँ पे आप समझते हैं कि सूबाई हुकूमत ने कोई ऐसे इकदाम किए हैं कि जो माजी में हमने कुछ गलतियाँ की और उस तरीके जैसे स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी या पाबंदियाँ होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, जिसके नतीजे में हमें कुछ सूरत हाल की ख़राबी का सामना करना पड़ा? तो इस वक्त सारी चीज़ें, अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस? जी देखिए, मैं यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूँगा वफाकी हुकूमत को भी और सूबाई हुकूमत को भी। मैं प्राइवेट सेक्टर से मेरा ताल्लुक है, मैं एक सहाफ़ी हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि कोताहियों के मुकाबले में जो अच्छी चीज़ें हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया वफाकी हुकूमत ने भी और सूबाई हुकूमत ने भी। माजी में जब पहली दफ़ा कोविड पाकिस्तान में आया तो बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स किए थे जफर मिर्जा साहब ने, जो सब मुशीर सेहत थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। उसके बाद डॉक्टर फैसल सुल्तान आए और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको कंटेन करने की कोशिश की। सिंध में मुराद अली शाह साहब ने, मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगा, उन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम किए, बड़ा अच्छा लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करवाया। हमारा जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग के लिए आपको मैं बताऊँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की टीमें 24 घंटे मौजूद रहती हैं और वो वहाँ पे उनकी स्क्रीनिंग जारी रहती है। इसी तरीके से पोर्ट से तो खैर इतनी ज्यादा आमोदरफ्त नहीं होती। अभी जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ आमोदरफ्त होती है वो तो एयरपोर्ट के जरिए होती है, जहाँ पे बहुत अच्छे इंतजाम हैं। दूसरी तरफ इन्होंने एक दफा फिर इन्होंने अपील की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। आज नेशनल जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी उसमें इन्होंने एक दफा फिर अपील की है कि इंटर प्रोविंशियल जो ट्रांसपोर्ट है या तो उसको बंद कर दिया जाए या उस पर चेक्स इतने ज्यादा लगाए जाए ताकि जो मूवमेंट है लोगों की, जो वेरिएंट पंजाब से सिंध की तरफ मूव कर रहा है, वैसे तो वो बहुत हद तक आ चुका है, लेकिन अगर अभी भी इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए तो शायद हम इन केसेस को कुछ कम करने में, इसको स्लो डाउन करने में कुछ कामयाब हो सकते हैं। सही। अच्छा, जो दूसरी चीज़ आपने बताई ना, और हमने भी देखा कि गुज़श्ता कुछ अरसे में सिंध में केसेस जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे थे, अमवात भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। अभी ये जो अचानक से बढ़े हैं, इसकी कोई वजह समझ में आ रही है? क्या लोग ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं रमज़ान मुबारक में, या ईद करीब आ रही है तो इस वजह से इंटरेक्शन लोगों का ज़्यादा हो रहा है? क्या ये वजह हो सकती है या कोई और वजह? अगर आप साइंटिफिक लोगों से बात करेंगे, जैसे मैं जो एक्सपर्ट से बात करता हूँ, पहली वजह तो ये है कि ये जो एक वेरिएंट आया है कोरोना वायरस का, एक नई किस्म आई है, उसमें जीन म्यूटेशन हुई है, वो कहलाता है यूके वेरिएंट, जो कि बरतानिया से वो निकला दिसंबर में और पूरी दुनिया में फैल गया। ये जो इसकी इन्फेक्टिविटी है वो 100% ज्यादा है, यानी कि उसके लगने की शरह इंसानों में 100% ज्यादा है। तो एक तो वो लोग जो बरतानिया से पाकिस्तान आए, मीरपुर के लोग, आजाद कश्मीर के और पंजाब के, वहां से ये फैला और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ये सिंध की तरफ आना शुरू हुआ। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि हमारी कौम एहतियात नहीं कर रही है। एक तो वायरस में उसके लगने की शरह में 100% तक इजाफा हो गया, उसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ गई, और दूसरी तरफ हमारे लोगों ने एहतियात बिल्कुल खत्म कर दी। मैं एक इसमें क्रेडिट आपको देना चाहूंगा पंजाब की हुकूमत को। पिछले 2 हफ्ते पहले मैं पंजाब लाहौर गया था, लाहौर में मैं मौजूद था, मैं वहाँ पे कुछ लोगों से मिला। पंजाब पुलिस ने इसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन की है, SOPs की, मास्क की, जो कि हमें सिंध में अनफॉर्चुनेटली कराची में हमें नजर नहीं आती। अच्छी पुलिस को इसकी वजह भी बता दें वकार साहब कि सिंध में क्यों नहीं नजर आती? पुलिस तो एक ही तरह की है, जो पुलिस वाले पंजाब में सर्व करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो सिंध में और कराची में भी सर्व करते हैं। वजह क्या है? मैं समझता हूँ कि कल्चर का फर्क है। पंजाब में जो एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिंध में हमारी एक हिस्ट्री रही है, हम जो है वो वायलेंस का शिकार रहे हैं, बड़े अरसे तक का शिकार वायलेंस से निकल आए, लेकिन हमारे यहाँ अथॉरिटी इतनी ज्यादा मजबूत नहीं रही कभी भी सूबाई हुकूमतों की और पुलिस की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। तो वो जो कल्चर हमने अडॉप्ट किया है पिछले 30-40 साल से, वो कल्चर का फर्क है। पंजाब में जो वहाँ के कमिश्नर हैं लाहौर के इस वक्त, कैप्टन उस्मान, उनकी बहुत स्ट्रिक्ट वहाँ पे कंट्रोल है। सिंध में हमारे कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर इतने हमें इफेक्टिव नजर नहीं आते। हमारे चीफ मिनिस्टर हैं जो कि कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने जो आज तशवीश का इजहार किया है कराची और हैदराबाद के हवाले से, क्या कोई इकदामात की भी बात की है उन्होंने कि कोई मजीद सख्त किए जाएंगे हुकूमत सिंध की तरफ से?
जी, उन्होंने कहा है कि अगर ये सूरत हाल ये ठीक ना हुई तो 1-2 दिन में वो फैसला कर सकते हैं कि मजीद सख्त लॉकडाउन लगाए जाएं। मसला ये है कि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो इस कदर खराब हो चुकी है बदकिस्मती से कि लॉकडाउन तो है हमारा, लेकिन हम लॉकडाउन की तरफ जा नहीं सकते। ईद करीब है, लोगों की माशी जरूरियात हैं, दुकानें खुलनी है, लोगों ने कारोबार करना है। अगर हम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन पे जाते हैं, देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो माइक्रो लॉकडाउन है ये एक मजाक से ज्यादा नहीं है। लोग उसको फॉलो भी नहीं कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे मुल्क में जो जरूरत है वो ये है कि सख्त इक़दाम किए जाए। जाने बचाने के लिए हमें कुछ पेट पे पत्थर बांधने पड़ेंगे और ये वफाकी हुकूमत को लेने पड़ेंगे, वहां से हिदायत आएंगी तो ये सूबे उसको फॉलो करेंगे। तो गवर्नर राज लगा दें क्या? देखिए फौज को बुलवाने का कह दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। अब अगर फौज अगर आ जाती है स्ट्रीट्स पे तो इससे ज्यादा गवर्नर राज क्या होगा। मैं नहीं समझता कि गवर्नर राज या फौज मसले का हल है। मसले का हल ये है कि सूबों के साथ मिलकर बैठा जाए। लेकिन देखें, मेरा कहने का मकसद ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक NCOC को तश्कील दिया गया। अब ज़रूरी ये है कि सूबाई हुकूमतें, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, वो फॉलो करें वहाँ से जो इंस्ट्रक्शंस जाती हैं। अगरचे सूबे आज़ाद हैं अपनी अपनी फ़ैसले करने में, लेकिन जब तक एक सेंट्रलाइज कमांड के तहत फ़ैसले करके उन पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर तो यही होगा, आप पंजाब को कसूरवार ठहराएंगे, पंजाब सिंध को कसूरवार ठहराएगा कि वहाँ पर अमल दरामद नहीं हो पाया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस वक्त जो एक सेंट्रल कमांड है और उसके जो फैसले हैं उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सूबाई आज़ादी अपनी जगह पे, कोई नहीं कह रहा 18वीं तरमीम ख़त्म करें, लेकिन कम अज़ कम इस वक्त जब लाइफ एंड डेथ का मसला है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक सेंट्रल कमांड को फॉलो करना चाहिए, NCOC को। और लेकिन मैं आपकी इत्तला के लिए ये आपको इत्तला करना चाह रहा हूँ कि मेरी मालूमात के हद तक सिंध में बहुत हद तक 90-95% फॉलो किए हैं वफाकी हुकूमत के अहकामात को, उनकी सजेशंस को, और बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है वफाकी और सिंध की सूबाई हुकूमत। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है खासतौर पे NCOC का जो हम किरदार देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया वकार भट्टी आपका। और इस वक्त मेरे ख्याल में सियासत को और ये मेरा सूबा, आपका सूबा, वफाक और सूबाई हुकूमत, इन सब चीज़ों को बालाए ताक रख के हमें कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ आवाम के लिए और अपने मुल्क के लिए जो है वो सोचना है। और हर इंडिविजुअल को, मेरे ख्याल में हर शख्स की जिम्मेदारी जो बनती है उसको निभानी है। ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, एक बात आप कर रहे थे शहजाद, ब्रेक से पहले मैं चाहूँगी कि अगर उस पर हम बात कर लें, जो टाइमिंग्स रखे गए मार्केट्स के, आपको पता है रमज़ान मुबारक है और ईद की आमद है, और लोग उनको चाहे जितना भी आप समझा लें कि अगर एक ईद पे आप नए कपड़े नहीं बनाएंगे, आप ज़्यादा शॉपिंग नहीं करेंगे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन पे कारोबार भी उसके साथ एसोसिएटेड है। तो जाहिर है लोगों को निकलना होता है, मना तो किया नहीं जा सकता। जो टाइमिंग्स है जो 6 बजे तक मार्केट्स बंद करने की, आपका अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप बता रहे थे, थोड़ा सा वो भी बता दें। देखें, बात वही है कि आपने जब बाजारों को 6 बजे तक महदूद कर दिया तो 6 से पहले लोगों का वहाँ पे जो हजूम आपको सारी सब मार्केट्स में नजर आएगा। लोड बहुत ज्यादा, और अभी तो कम है, ईद के नजदीक और ज्यादा ये लोड हो जाएगा। सो लोगों ने तो मानना नहीं, ये तो बात एक तय है कि जितना मर्जी यहाँ बैठ के आप जो है लेक्चर दे लें या लोगों को कह लें, डंडा मार लें, फाइन कर लें, लोगों ने वही करना है जो उनके दिल में आ गई है। अब ये काम है आपकी मकामी इंतजामिया का कि वो कैसे स्मार्टली प्ले करते हैं, कैसे लोगों को, अगर लोग आ भी रहे हैं मार्केट में तो किस तरीके से ये सारे की सारी जो सिचुएशन है, ये जो क्राउड है उसको मैनेज करते हैं, डील करते हैं। क्या हो सकता है ये वो ज्यादा बेहतर जानते हैं कि औकात कार बढ़ाने हैं, कम करने हैं, पार्ट्स में करने हैं, कुछ मार्केट्स क्लोज करनी है, कुछ खोलनी है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यकीनन उनके जहनों में कुछ होगा, लेकिन अभी मार्केट्स की सूरत हाल, आप कल जाएं 4-5 बजे मार्केट में तो आपको अंदाजा हो जाएगा। और ईद से पहले तो जा ही नहीं रही हूँ कहीं मार्केट, और ये अब है, जरूरी चीजें ये अभी है मिड ऑफ रमजान। आप सोचें कि ईद से एक हफ्ता या चंद रोज पहले क्या सूरत हाल होगी, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। और सीधी सी बात है, मैं तो उन लोगों में से हूँ जिसको कोई शौक नहीं है कि वो हर दफा कोई नए कपड़े पहन के दिखाना है लोगों को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि बेहतर है कि अगर आप किसी की हेल्प कर दें, और उसमें ये है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए, इस कोविड-19 से, इस वबा से बचने के लिए अगर हम एहतियात कर लें और इस मरतबा शॉपिंग ना करें। क्योंकि जैसे शहजाद साहब बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रश जो है वो हो जाता है मार्केट्स के अंदर, 6 बजे वक्त ख़त्म हो जाता है, तो लोग उससे पहले उनकी कोशिश होती है कि वो मार्केट जाएँ, तो वो ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। और इसके अलावा जो एक दो और इकदाम उठाए गए हैं शहजाद, उसमें एक तो कौमी असम्बली का जो शेड्यूल्ड इजलास था मुलतवी हुआ है, और तजवीज़ ये भी है कि ऐवान एक हफ्ते के लिए जो है वो बंद कर दिया जाए। सो इतने इंपॉर्टेंट जो मामलात
आई होप कि इम्पोर्टेंट मामला जो वहाँ पे होने चाहिए डिस्कस, जो कानून साजी होनी चाहिए, जो अवाम के मसाइल के ऊपर बहस होनी चाहिए वो हो। मेरे ख्याल में अभी हो इतनी ज़्यादा शायद वो चीज़ें डिस्कस नहीं होती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक हफ्ता अगर ऐवान जो है वो उसमें नहीं भी होगी कार्रवाई उसकी। दूसरा ये कि बैरून ममालिक से जो आने वाले अफराद हैं उनके टेस्ट और जो क्वारंटीन के हवाले से निज़ाम जो है उसको बेहतर बनाने के हवाले से भी आज बात हुई। देखें, आपने असद भी उमर साहब थोड़ी ने देर जो बात पहले एक चीज़ आप डिस्कस कर रही थी, जो जी। डॉक्टर असद असलम साहब लाइन पे हैं, उनसे भी सवाल करता हूं। मैं जो पॉइंट कह रहा था कि आपने जो पहले बात की और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि बहुत से अब जो ये नया वेरिएंट है इसमें वो डिटेक्ट नहीं हो रहा, पता नहीं है कि आपको वायरस है। बरतानिया पे आप लाख तनकीद करें कि 1800 पाउंड आपने देने हैं होटल के क्वारंटाइन में, तो जब भी क्वारंटीन आप करेंगे और लोग यहाँ पर आएंगे तो मैं पाबंद होना चाहिए। यही सवाल अगर डॉक्टर साहब से कर लें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये कि अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर शुमाइल साहब हमारे साथ थे, उन्होंने बात की कि बहुत से केसेस जो हैं वो डिटेक्ट नहीं हो रहे लेकिन आप कोविड पॉजिटिव होते हैं लेकिन टेस्ट ये शो नहीं करता। बरतानिया ने एक फैसला किया, बहुत उस पर तनकीद हुई कि 1700-1800 पाउंड आपको होटल रूम के देने पड़ेंगे, आप 14 दिन क्वारंटीन में रहेंगे, उसके बाद आपको इजाज़त मिलेगी। क्या पाकिस्तान को भी ये करना चाहिए कि एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग तो बजा अपनी जगह ठीक है लेकिन जो भी आए उसको मैंडेटरी क्वारंटीन करना होगा उसके अपने एक्सपेंस पे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखें, पहली फर्स्ट वेव में, जिस वेरी फर्स्ट वेव है, उस वक्त जो लोग भी आते थे उस वक्त हम उनको मैंडेटरी 10 to 14 डेज का कोविड क्वारंटाइन कराते थे और उसका बड़ा ही अच्छा इम्पैक्ट हुआ था। और मैं तो पर्सनली बिलीव करता हूँ कि हमें वो अब दोबारा उस तरफ जाना पड़ेगा और लोगों को टेस्ट लेके एयरपोर्ट पर और उनको क्वारंटाइन कर दे बेशक उनको। लेकिन मसला ये कि घर में करते हैं तो लोग घर में क्वारंटाइन उसमें ऑब्जर्व नहीं करते, कि उस वक्त तक नहीं हो सकेगा जब तक कि हम उनको होटल में क्वारंटाइन के लिए मजबूर ना करें। और जब टेस्ट नेगेटिव आ जाए तो फिर हम घर भेज दें, फिर भी हम घर में भी 14 बिल्कुल। अरे डॉक्टर साहब एक चीज ये कि चलें जो हमारे मेहनत कश लोग मिडिल ईस्ट में जैसे काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान आते हैं, उनके लिए होटल अफोर्ड करना शायद मुश्किल हो। जो यूके से आ रहा है पाकिस्तान शादी अटेंड करने या छुट्टियां गुजारने या वैसे किसी से मिलने, उसके लिए तो मसला नहीं है कि कुछ पैसे खर्च करें। जब पाकिस्तानी यहाँ से जाके 1800 पाउंड होटल का दे सकते हैं तो वहां से जो लोग आ रहे हैं वो क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल जी, वैसे ये ऑल और नन लॉ होगा, जहाँ मर्जी से आए, बेशक मिडिल ईस्ट से आए या यूरोप से आए, अमेरिका से आए, तो फिर असूल आपको फिर एक जैसा ही रखना पड़ेगा सबके लिए और ये होना चाहिए। उसके बगैर ये जो इस वक्त जो तबाही जितनी भी इस वक्त पाकिस्तान में इस थर्ड वेव ने की है कोविड ने, वो यूके वेरिएंट ने की है। इतना अग्रेसिव वेरिएंट वायरस है, इतने तेजी से ट्रांसमिट होता है और इतने अग्रेसिवली लोगों को बीमार करता है, तो इसमें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस दफा। सबसे ज्यादा तशवीश की बात तो डॉक्टर साहब ये है कि डायग्नोज भी नहीं होता, टेस्ट में भी नहीं आ रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, पंजाब में जो सूरत हाल है इस वक्त, जरा मैं चाहूंगी कि आप उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो इस वक्त क्या हालात हैं, हमारा जो हेल्थ का सिस्टम है उसमें अभी कितनी कैपेसिटी है मजीद बोझ बर्दाश्त करने की? देखिए, अल्लाह का शुक्र है इस वक्त बावजूद इसके कि पेशेंट बहुत ज्यादा तादाद में आ रहे हैं, वो आ भी क्रिटिकल रहे हैं। माइल्ड केस से तो आ ही नहीं, वो घर में अपना इलाज करते रहते हैं और जब क्रिटिकल होते हैं तो फिर वो अस्पतालों का रुख करते हैं। इस वक्त मैं सिर्फ लाहौर की आपको मिसाल दूं कि लाहौर में 255 वेंटिलेटर बेड्स हैं और तकरीबन 617 हाई डिपेंडेंसी यूनिट के हैं और 1400 के हमारे पास लो फ्लो ऑक्सीजन के बेड मौजूद है। और आईसीयू बेड जो है जिसमें वेंटिलेटर है उनकी ऑक्यूपेंसी वेरी करती है बिटवीन 80 to 92 पूरे दिन में। अच्छा। और हाई डिपेंडेंसी की 70% और जो लो फ्लो ऑक्सीजन वाले हैं वो तकरीबन 50% बेड ऑक्यूपाई होते हैं। हम हर आए दिन मजीद बेड ऐड करते रहते हैं, लेकिन एक लिमिट होगी कि हम कितने बेड ऐड कर सकेंगे। ये लोगों पर अब डिपेंड करता है कि वो अभी भी एसओपी पर अमल कर लें, अपने आप को महदूद कर लें घरों तक, तो तब हम मजीद सूरत हाल खराब होने से बच सकेंगे। ठीक, और यकीनन आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया डॉक्टर साहब। तो एक जो हम पिछले प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया था कि लोगों में अपने आप को वैक्सीनेट कराने का रुझान नहीं है, पता नहीं क्या मिसकंसेप्शन है। लोग समझते हैं
रजिस्ट्रेशन करवा कर भी वो वहाँ पर नहीं जाते, अगरचे फ्री है बिल्कुल आप वैक्सीनेशन अगर करवाना चाहें तो। ये क्या वजह है? लोग क्या डरते हैं कि वैक्सीन की जगह कुछ और लगा दिया जाएगा उन्हें? नहीं, शुरू में तो हमें काफी ये इस सूरत हाल का सामना करना पड़ा कि हम तकरीबन पहला महीना जो पूरा था वो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स में हम लोगों का इंतजार करते थे। इवन के हेल्थ केयर वर्कर्स ने आके अपने वैक्सीनेशन नहीं कराई। अच्छा। कुछ ऐसा सोशल मीडिया में कोई ऐसी चीजें चल रही थी कि वैक्सीन से डेथ होनी शुरू हो गई है, कॉम्प्लिकेशन शुरू होनी हो गई है, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब लोग आ रहे हैं अपना वैक्सीनेशन कराने के लिए और हमें इस वक्त तो प्रॉब्लम नहीं है और वैक्सीनेशन भी काफी ऑफर मिकदार में मौजूद है। शुरू में काफी सूरत हाल का सामना करना पड़ा कि लोग नहीं आते थे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, पंजाब के 7 अजला के बारे में ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर 6 ऐसे शोबे हैं जिनकी जो ओपीडीज़ हैं वो मज़ीद एक हफ्ते तक बंद रहेंगी। इससे पहले शायद 10 दिन तक बंद थी। तो इसकी वजह से बहुत सीरियस भी केसेस होते हैं, किसी की आंख का कोई मसला है, कान का है और इस किस्म के जो इश्यूज़ हैं वो उससे रिलेटेड, तो उनका क्या उनके हवाले से भी ज़रा अपडेट करते हैं। हाँ जी, देखिए 5 शोबे हैं, आंख, नाक कान गला, साइकेट्री, डर्मेटोलॉजी और डेंटिस्ट्री। इनको मजीद एक हफ्ते के लिए बंद रखा है, लेकिन इनकी इमरजेंसी 24 घंटे खुली है। इस वक्त मेरा हॉस्पिटल में भी या लाहौर के जितने भी अस्पताल बाकी अस्पताल हैं वहाँ पर इमरजेंसी इस शोबे में उसी तरह डील की जा रही है जितना नॉर्मल दिनों में की जाती है। किसी को इनकार नहीं किया जाता। अरे डॉक्टर साहब, एक चीज ये कि सारे क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक सिल्वर लाइनिंग है, वो ये कि जब आप इतनी बड़ी तादाद में लोगों को वैक्सीनेट करेंगे, उनका मेडिकल रिकॉर्ड, उनका डाटा आपके पास होगा, आप नहीं समझते कि हमें आसानी होगी आइंदा के फैसले करने में लोगों की सेहत आमा के हवाले से? 5-6 करोड़ लोग अगर साल के 1 साल बाद या 1.5 साल में अगर वैक्सीनेट हो जाते हैं तो हमें पता होगा कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी तादाद में जो आवाम है उनको किस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन है, कंप्लीट एक रिकॉर्ड होगा जो कि मुस्तकबिल में शायद डिजिटाइज भी हो जाए। जी बिल्कुल, इससे बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। वैसे हमारे पास नादरा के शक्ल में, आईडी कार्ड की शक्ल में ऑलरेडी ही ये रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन इससे सिर्फ एडवांटेज ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि मेडिकल रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। जी, मेडिकल रिकॉर्ड भी वैक्सीनेशन की आता तो पता चलेगा। बाकी इसके अलावा और हमें इसका एडवांटेज जो उतना ही है जितना नादरा में पहले ही ऑलरेडी ये सारे आईडी कार्ड रजिस्टर्ड हैं सारे। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम खान साहब, CEO मेयो हॉस्पिटल लाहौर, हमसे बात कर रहे थे। और ख़ास तौर पर जो पंजाब की सूरत हाल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोड है वो लाहौर के ऊपर, लाहौर के अस्पतालों के ऊपर ही होता है शहजाद। पूरे पंजाब से वैसे तो अब दीगर शहरों में फैसलाबाद और जो बड़े शहर हैं वहाँ पर भी हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, लेकिन अभी भी जो इर्द गिर्द के जो गाँव हैं, ये छोटे शहर हैं, वहाँ से लोग लाहौर आते हैं ख़ास तौर पर इलाज के लिए। तो वहाँ की जो सूरत हाल है काफ़ी इत्मीनान बख्श अभी तक, तो जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं उनके मुताबिक, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं तो खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे सूरत हाल जो है वो ख़राब हो सकती है। जी बिल्कुल, और उसमें वही बात है कि इसमें जितना डॉक्टर साहिबान ने हमारे कहा, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही है कि थोड़ी सी एहतियात, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना। असल चीज़ यही है कि जो आपने भी पहले कहा था कि अपने लाइफ स्टाइल को आपने चेंज करना है, वो कि सबसे मुश्किल काम हमें महसूस होता है कि हम टाइम से घरों से निकलें, टाइम पे घर जाएं और मतलब जो हजूम वाली जगहें हैं उनको अवॉइड करें। बहरहाल देखें क्या होता है। हम खुद भी होप फॉर द बेस्ट उसकी रूटीन का शिकार हो जाते हैं, जो एक बड़ी गलत रूटीन आम दिनों में तो होती है, और रमज़ान मुबारक जो है वो तो वैसे ही एक पूरी चेंज का, एक तब्दीली का, एक तज़किया नफ्स कह लीजिए, और अपनी रूटीन्स को ठीक करना, बैड हैबिट्स को ख़त्म करना, उसका एक पूरी प्रैक्टिस होती है पूरे 30 दिन की, 29 दिन की। लेकिन हम ये करते हैं कि हम बिल्कुल ही जो रूटीन है ना उसको ख़राब कर लेते हैं। हम सहरी करके सोते हैं, फिर हम सारा दिन सोते हैं, उसके बाद फिर हम इफ्तार से पहले उठते हैं, और फिर उसके बाद हम इतना खा लेते हैं कि जो है वो और ज़्यादा बोझ बढ़ जाता है। सो ये वो सारी चीज़ें, देर से सोना, देर से उठना, और फिर ज़ाहिर है आप शाम को या रात को मार्केट जाएंगे तो वो जो रश है वो वहाँ पे बढ़ जाएगा। सो अगर रूटीन को ठीक कर लिया जाए, सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और अपने तौर पे कोशिश करें, तो मेरे ख्याल में जो सूरत हाल है वो बेहतर हो सकती है। एहतियात एहतियात एहतियात, इस वक्त हमारे पास ऑप्शन है। मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। यही इस वक्त आपके पास जो है वो इस कोविड-19 से, इस वबा से बचने का एक वाहिद तरीका है। और वैक्सीनेशन की जिसको सहूलत मैसर आए उसको फौरी तौर पे वैक्सीनेशन जो है वो करा लेनी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। मिशेल बुखारी और शहजाद रज़ा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।